8 मार्च 2014 रात के 12:41 मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से उड़ान भरती है बीजिंग के लिए। सिर्फ 40 मिनट बाद साउथ चाइना सी के ऊपर से इस प्लेन का रेडार से कांटेक्ट टूट जाता है। कोई मेडे कॉल नहीं, कोई इंजन फेलियर की रिपोर्ट नहीं, बस अचानक साइलेंस। कुछ घंटे तक दुनिया को लगता रहा कि शायद ये सिर्फ कम्युनिकेशन एरर है, लेकिन जब ये प्लेन बीजिंग नहीं पहुंचा तब पता चला ये सिर्फ एरर नहीं था, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री बन चुका था। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन इंडियन ओशन में चलाया गया। $1 बिलियन शिप, सबमरीन, सैटेलाइट सब लगाए गए, लेकिन आज कई साल बाद भी उस असली प्लेन का रैकेज, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और मेन ब्लैक बॉक्स किसी ने नहीं देखा। सवाल ये है, एक इतना बड़ा बोइंग 777 239 लोगों के साथ इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में आखिर कहां गायब हो सकता है? और उस रात जब MH370 ने आखिरी बार कहा था गुड नाइट मलेशियन 370, क्या उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझकर इस प्लेन को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया? कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रात का वक्त, लेकिन टर्मिनल के अंदर काफी हलचल थी। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 बीजिंग के लिए तैयार खड़ी थी। बोइंग 777 दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कमर्शियल जेट्स में से एक। इस फ्लाइट में 237 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स, कुल 239 लोग थे। इनमें से ज्यादातर चाइनीज थे, कुछ मलेशियंस, ऑस्ट्रेलियंस, इंडियंस और दूसरे देशों के लोग भी थे। बहुतों के लिए ये एक नॉर्मल सफर था। किसी को काम के लिए बीजिंग पहुंचना था, कोई परिवार से मिलने जा रहा था, कुछ लोग सिर्फ कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़ने वाले थे। रात के 12:41 पर MH370 रनवे से टेक ऑफ करता है। पायलट इन कमांड थे कैप्टन जहीरी अहमद शाह, जिनके पास हजारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर फरीक अब्दुल हमीद थे। शुरुआती 30-35 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर अपनी प्लान रूट पर उड़ रहा था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रूटीन बात हो रही थी। रात के 1:59 पर कुआलालंपुर ATC और MH370 के बीच आखिरी रेडियो कांटेक्ट होता है। कॉकपिट से आवाज आती है, गुड नाइट मलेशियन 370। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. Good night Malaysian 370. इसके बाद कंप्लीट रेडियो साइलेंस, रेडार से गायब होना पहली बार। ऑफिशियल फ्लाइट पाथ के हिसाब से MH370 को मलेशिया से निकलकर साउथ चाइना सी पार करना था, फिर वियतनाम के ऊपर से होते हुए चाइना में एंटर होना था। लेकिन आखिरी वॉइस कांटेक्ट के कुछ ही मिनट बाद सिविलियन रेडार से MH370 का प्राइमरी सिग्नल गायब हो जाता है। मतलब जिस रेडार पर हर कमर्शियल प्लेन की पोजीशन दिखती है, वहां से ये प्लेन अचानक वैनिश हो गया। शुरुआत में वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगा कि शायद मलेशिया ने कंट्रोल हैंडओवर में कोई ग्लिच कर दिया होगा। मलेशिया ने सोचा शायद वियतनाम के रेडार पर प्लेन दिख रहा होगा। कई मिनट तक दोनों तरफ यही कंफ्यूजन चलता रहा। इतने में क्रूज एल्टीट्यूड पर उड़ता हुआ MH370 रियल टाइम सर्वेलेंस से प्रैक्टिकली गायब हो चुका था। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। कई घंटे बाद जब मलेशिया की मिलिट्री रिकॉर्डिंग्स एनालाइज की गई तो एक शॉकिंग चीज सामने आई। सिविलियन रेडार से गायब होने के बाद एक अननोन प्लेन मलेशिया की मिलिट्री रेडार पर दिखाई देता है। ये प्लेन वही एल्टीट्यूड और वही साइज दिखा रहा था जो MH370 का था। और ये प्लेन क्या कर रहा था? इसने अचानक शार्प लेफ्ट टर्न लिया, प्लेन ने साउथ चाइना सी छोड़कर उल्टा रास्ता पकड़ा, ये मलेशिया के ऊपर से वापस वेस्ट की तरफ उड़ने लगा, फिर पेनांग के पास से गुजरकर अंडमान सी की तरफ मुड़ गया। यानी जिस प्लेन को बीजिंग की तरफ जाना था उसने यू टर्न लिया और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ान भर दी। सिविलियन ट्रांसपॉन्डर बंद था, इसलिए नॉर्मल रेडार सिस्टम्स के लिए ये प्लेन इनविजिबल जैसा था। लेकिन मिलिट्री प्राइमरी रेडार ने उसका रॉ ट्रैक कैप्चर कर लिया, बिना फ्लाइट नंबर के, सिर्फ एक मूविंग ऑब्जेक्ट के रूप में। अब सवाल और बड़ा हो चुका था, क्या किसी ने कॉकपिट के अंदर से जानबूझकर प्लेन का रूट बदल दिया? जब MH370 रेडार से गायब हो चुका था, उसके बाद भी एक चीज वर्किंग थी, प्लेन की सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। इनमारसैट नाम की सैटेलाइट कंपनी के साथ प्लेन का एक ऑटोमेटिक लिंक था। हर कुछ समय बाद प्लेन और सैटेलाइट के बीच एक छोटा सा हैंडशेक होता था, जैसे मोबाइल टावर को पिंग करना। इन्हीं पिंग्स के एनालिसिस से इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि प्लेन ने आखिरी वॉइस कांटेक्ट के बाद भी करीब 7 घंटे और उड़ान भरी। इन सिग्नल्स के हिसाब से प्लेन इंडिया के साउथ से दूर इंडियन ओशन के ऊपर कहीं जा रहा था।
डेटा से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलती, लेकिन 2 पॉसिबल आर्क्स मिले, एक नॉर्थ में सेंट्रल एशिया की तरफ, एक साउथ में डीप इंडियन ओशन की तरफ। फर्दर एनालिसिस ने दिखाया कि सबसे ज्यादा संभावना सदर्न आर्क की है, मतलब MH370 इंडियन ओशन के रिमोट हिस्से में क्रैश हुआ होगा, जहां कोई रेडार, कोई आइलैंड, कोई शिप नॉर्मली नहीं होता। लेकिन ये सब सिर्फ मैथ और मॉडल पर बेस था। असली समस्या स्टार्ट होती है यहां से। थ्योरी स्ट्रांग है, लेकिन फिजिकल प्रूफ ऑलमोस्ट जीरो। MH370 गायब होने के बाद मल्टी नेशन सर्च मिशन लॉन्च हुआ। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चाइना, यूएस, कई देशों ने मिलकर इंडियन ओशन में सर्च शुरू किया। शिप्स लगे सोनार से ओशन फ्लोर स्कैन करने में, एयरक्राफ्ट्स और P-8 पोसाइडन जैसे प्लेन्स पानी की सरफेस और सिग्नल स्कैन कर रहे थे। ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल सेंड किए गए डीप सी मैपिंग के लिए। कुल मिलाकर लगभग 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा ओशन एरिया सर्च किया गया। ये एरिया ऑलमोस्ट ग्रीस या न्यूजीलैंड जितना बड़ा है। फिर भी मेन रैकेज और ब्लैक बॉक्स नहीं मिले। कहीं भी वो लार्ज डेब्री फील्ड नहीं दिखी जो नॉर्मली किसी बड़े प्लेन क्रैश के बाद मिलती है। कई साल बाद कुछ पीसेस जरूर मिले। एक फ्लैपेरॉन विंग का हिस्सा रीयूनियन आइलैंड पर मिला, अफ्रीका के पास। कुछ और पैनल्स मोजाम्बिक, मेडागास्कर और इंडियन ओशन के दूसरे हिस्सों में मिले। एक्सपर्ट्स ने इन्हें मैच किया और कंफर्म किया कि प्लेन वाकई वेस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ क्रैश हुआ होगा। लेकिन मेन बॉडी, कॉकपिट और ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिले। मलेशिया की ऑफिशियल रिपोर्ट ने कई चीजें मान ली। फ्लाइट ने एयर ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर किया, फ्लाइट पाथ को मैनुअली चेंज किया जा सकता है, प्लेन ने फ्यूल खत्म होने तक उड़ान भरी और फिर इंडियन ओशन में हाई स्पीड क्रैश हुआ होगा। लेकिन रिपोर्ट ने एक बात साफ कही, हम ये साबित नहीं कर सकते कि कॉकपिट के किसी इंसान ने जानबूझकर ऐसा किया। यानी अनुमान है, थोड़े बहुत इनडायरेक्ट प्रूफ्स हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह प्रूव नहीं की जा सकती। और यही बात इस कहानी को नॉर्मल क्रैश से हटाकर एक परमानेंट मिस्ट्री बना देती है। अब आते हैं उन थ्योरीज पर जो दुनिया भर में डिस्कस हुई, लेकिन जिनमें से किसी को भी पूरी तरह प्रूव नहीं किया जा सका। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि शायद कैप्टन या कॉकपिट में किसी ने जानबूझकर ऑटो पायलट की सेटिंग बदली, प्लेन को रेडार से दूर ओशन के बीच लेकर गया और फिर फ्यूल खत्म होने तक प्लेन को उड़ने दिया। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए अक्सर ये पॉइंट्स बोले जाते हैं कि कैप्टन के घर पर रखे फ्लाइट सिमुलेटर में इंडियन ओशन जैसी रूट प्रैक्टिस फाइल्स मिली थी। यू टर्न और फिर कॉम्प्लेक्स पाथ नॉर्मल हाईजैकर के बस की बात नहीं लगती। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी कहा कि ये सब सर्कमस्टेंशियल है, डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया। दूसरी थ्योरी यह है कि शायद प्लेन हाईजैक हुआ और किसी ने कॉकपिट पर कब्जा किया, लेकिन किसी ग्रुप ने अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली। कोई कॉल, कोई डिमांड, कोई मैसेज नहीं मिला। सैटेलाइट डेटा दिखाता है कि प्लेन घंटों तक ओशन की तरफ जा रहा था, किसी कंट्री या सिटी की तरफ नहीं। तो क्लासिक टेरर अटैक वाली पिक्चर मैच नहीं बैठती। कुछ लोग मानते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा टेक्निकल फेलियर हुआ, अचानक फायर, इलेक्ट्रिकल फेलियर, स्मोक ने क्रू को बेहोश कर दिया, प्लेन ऑटो पायलट पर सेट होकर उड़ता रहा फ्यूल खत्म होने तक। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा फेलियर होगा जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी खामोश कर दे, क्रू को मेडे कॉल करने का एक भी चांस ना दे और फिर भी प्लेन आवर्स तक स्टेबल उड़ता रहे। अब तक कोई भी मॉडल पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं लग पाया। टेक्निकल बातें अलग हैं, लेकिन इस स्टोरी का सबसे डार्क हिस्सा यह है कि हर डेटा पॉइंट के पीछे एक इंसान था। किसी का बेटा पहली बार घर से बाहर जा रहा था, किसी की वाइफ वापस लौटने वाली थी, किसी का छोटा बच्चा उस प्लेन में था। बीजिंग एयरपोर्ट पर उस सुबह जो सीन था वो शायद किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। फ्लाइट स्टेटस बोर्ड पर डिलेड दिखता रहा, परिजनों के फोन बार बार डायल हो रहे थे, कोई आंसर नहीं। एयरलाइन स्टाफ भी पहले कंफ्यूज था, फिर पैनिक में। कई परिवारों ने सालों तक उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ लोग आज भी बिलीव करते हैं कि शायद किसी रिमोट जगह पर प्लेन सेफली लैंड हुआ हो और किसी रीजन से दुनिया को नहीं बताया गया। रियलिटी क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन उनके लिए हर साल 8 मार्च सिर्फ कैलेंडर की डेट नहीं है, वो एक ऐसा जख्म है जो कभी ठीक नहीं होना चाहता। MH370 की सर्च पर कई $100 मिलियन खर्च हुए। 2 अलग अलग बड़े ओशन सर्च फेजेस हुए, एक मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने लीड किया, दूसरा बाद में ओशन इन्फिनिटी ने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया।
हर बार उम्मीद ये थी कि शायद इस बार ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा और सब सवाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन हर बार जवाबों से ज्यादा नए सवाल मिले। आज भी एक्सपर्ट्स नए मॉडल्स बनाते रहते हैं, ओशन करंट्स, डेब्री ड्रिफ्ट, सैटेलाइट एंगल्स, लेकिन सबसे सच्चा स्टेटमेंट ये है कि हम अब भी ये नहीं कह सकते कि MH370 एग्जैक्ट कहाँ गिरा और उसके साथ एग्जैक्ट क्या हुआ। आखिरी सवाल, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आप मोबाइल से लाइव लोकेशन भेज सकते हैं, सैटेलाइट्स हर चीज की फोटो ले सकती हैं, प्लेन्स अपने रूट की इंफॉर्मेशन डजन सिस्टम्स को भेजते रहते हैं, लेकिन इसी दुनिया में 8 मार्च 2014 की रात एक पूरा प्लेन 239 लोगों के साथ ऐसे गायब हो जाता है जैसे किसी ने आसमान से उसे इरेज कर दिया हो। शायद किसी दिन इंडियन ओशन की गहराई में कोई शिप, कोई रोबोट MH370 का असली रैकेज ढूंढ निकालेगा। शायद ब्लैक बॉक्स एक दिन सरफेस पर लाया जाएगा और हम कॉकपिट की आखिरी आवाजें सुन पाएंगे, लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता, MH370 सिर्फ एक मिसिंग फ्लाइट नहीं है, ये रिमाइंडर है कि हमारी टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए, आसमान और समंदर के पास आज भी हमसे ज्यादा सीक्रेट्स हैं। अगर आप इस तरह की रहस्यमयी थ्रिलर कहानियां और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से MH370 के साथ सबसे ज्यादा पॉसिबल क्या हुआ होगा। और अगर आप मिस्टीरियस जगहों की स्टोरीज पसंद करते हैं तो हमारा एनवाइटनेट आइलैंड मिस्ट्री वाला वीडियो जरूर देखिए, लिंक ऊपर आई कार्ड में है।